वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कैसे ऑप्ट करें, कैसे चूज करें। तो देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट यानी कि हमारा दिल, हमारी मर्ज़ी, किस सब्जेक्ट में हमें मज़ा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। पहले तो इंटरेस्ट, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद पीवाईक्यू देखो, उसके बाद सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस देखो। तो मेरे पास ऑफिशियल सिलेबस है, यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। इसमें बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो आज ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे क्या ऑप्शनल ले सकते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस, चाहे वो कहीं कोई भी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स, मतलब कोई भी डिग्री क्यों ना किया हो, वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और ऑप्शनल उसके लिए अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। कहाँ चला गया यार? ये तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, उर्दू, हाँ। This paper will be first heading reading, first hand reading of the text prescribed and will be designed to test the candidate critical ability। ये जो पेपर है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? दिस पेपर विल रिक्वायर फर्स्ट हैंड रीडिंग। फर्स्ट हैंड रीडिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट हैंड रीडिंग। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है ना, तो क्या करो, ये तीनों वर्ड को अलग अलग पहले करो। फर्स्ट मतलब क्या? पहला। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, पहले, सबसे पहले, फर्स्ट। फर्स्ट हैंड मतलब हैंड मतलब हाथ, और रीडिंग मतलब पढ़ना। तो पहली, जो पहली हाथों की रीडिंग है, ये तो हिंदी में हो गया। अब कैसे समझेंगे? तो देखो, यहाँ पे लिखा है दिस पेपर विल रिक्वायर फर्स्ट हैंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट दिया गया है पेपर 2 का, आंसर्स मस्ट बी रिटन इन उर्दू। अच्छा, ये उर्दू का है, उर्दू का है। यहाँ पे द कैंडिडेट शुड मेक अ स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, ड्राइंग अपॉन द contributions of leading thinkers of management and apply the concept to the real life of government and business decision making, keeping in view the changes in the strategic and operative environment। ऑप्शनल का, ये ऑप्शनल का कहाँ से शुरू है? यहीं से शुरू है, नहीं यहाँ से नहीं है। रुको, सिलेबस कितने पेज का है गिनवाऊँ मैं? ये सिलेबस मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, तो लगभग कितना होगा, 40 पेज।
40 40 40 पेज का जो ये सिलेबस है यूपीएससी का। एंथ्रोपोलॉजी, हाँ ये रहा, यहाँ से शुरू है ऑप्शनल पेपर 6 एंड पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 कैंडिडेट may choose any optional subject from amongst the list of subject given in paragraph 2 ग्रुप 1 में पैराग्राफ 2 में सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, तो उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो उससे पहले PYQ देख लीजिए कि ऑप्शनल में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के। और सबसे पहला ऑप्शनल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर however जैसा कि if a candidate had graduated in any of the literature of languages indicated in group 2 with the literature as the main subject, then the candidate can also opt कर सकता है, चूज कर सकता है for that particular literature subject as an optional subject। पहला ऑप्शनल है एग्रीकल्चर पेपर 1 इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन नेचुरल रिसोर्सेज डियर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एग्रो इकोलॉजी क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर ऑफ indicators of environmental pollution and associated hazard to crops, animals, and humans, climate change, international convention and global initiatives, greenhouse effect and global warming, advanced tools for ecosystem analysis, remote sensing and geographic information system GIS, cropping pattern in different agroclimatic zone of the country, impact of high yielding and short duration variety, ऐसे ही सारे टॉपिक लिस्टेड हैं। आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिए। सिलेबस दिया है सब्जेक्ट वाइज, एग्रीकल्चर, उसके बाद एनाटॉमी, फार्मा, ये तो ह्यूमैनिटीज़ वालों का है नहीं, ह्यूमैनिटीज़ वालों का नहीं है, ये तो जो बायो लेते हैं 11th में उनके लिए, जो BSc वाले हैं, मतलब बायो साइंस। हम बात करते हैं क्योंकि उन लोगों की जो ह्यूमैनिटीज़ से है, ह्यूमैनिटीज़ जो BA कर रहे हैं या BBA। ओके, तो मैंने अभी क्या बोला, ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरेस्ट, या तो जिस ग्रेजुएशन में आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो रहे हैं, या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल, तो जो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है। और PYQ देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए। और वेटेज देखिए कितना वेटेज है ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज। एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप with other disciplines, social sciences, behavioral sciences, life science, medical sciences,
अर्थ साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी, ये देखो ह्यूमैनिटीज वालों का है। एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं ऑप्शनल में, एंथ्रोपोलॉजी जिसमें क्या क्या आएगा, इसके ब्रांचेज क्या है, मेन ब्रांचेज एंथ्रोपोलॉजी, डियर स्कोप एंड रेलेवेंस, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे इनके मेन ब्रांचेज हैं, मेन मुख्य शाखा। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड एमरजेंस ऑफ मैन, मैन का एमरजेंस और ह्यूमन इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन, ये सारी थ्योरी हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजी का आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ लीजिएगा शांतिपूर्वक। उसके बाद PYQ देख लीजिएगा, अपना इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, या तो उसमें से ऑप्ट कर लीजिए जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, या अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। मैं देखो क्या लूँगा, एक तो सोशियोलॉजी और एक लॉ, इसमें लॉ भी है अब सिलेबस में, तो सोशियोलॉजी और लॉ। अब मेरा इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी और लॉ में सबसे ज़्यादा है। तो यही था, ये 11 मिनट की वीडियो में मुझे यही बताना था। तो अपने इंटरेस्ट, अपना ग्रेजुएशन और PYQ वेटेज कितना है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट, ग्रेजुएशन और PYQ, और UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज कितना है एग्ज़ाम में, मेंस में, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी मज़ेदार टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको वीडियो मिलेगी, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बिना बेसिक के, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और UPSC NCERT से भी क्वेश्चन पूछता है, NCERT से भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए NCERT मस्ट है क्लास 6 to 12 की। तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप वाला चैनल है, उस पर आप मैसेज करिए, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो तीनों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे दूँगा बायो कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में। तो उन तीनों से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक बात और, हाँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर थे वो इंडिया आ रहे हैं कल। देखो क्या होता है, उसके जो जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया है, अभिजीत, इंडिया में आ रहे हैं, और उनके मम्मी पापा डर रहे हैं कि बेटा मत आओ इंडिया, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, युद्ध के लिए आ रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ उसके लिए आ रहे हैं, ताकि वो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट कर पाए शांतिपूर्वक। और संविधान भी हमें पीसफुली एसोसिएशन, प्रोटेस्ट, ये सब की ये शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार देता है संविधान भी, शांतिपूर्ण। कोई हथियार लेके थोड़ी ना हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। और संविधान भी हमें अधिकार देता है पीसफुली एसोसिएट करने का, प्रोटेस्ट करने का। तो अब
देखा जाए कल जब वो आएंगे अभिजीत, तो क्या हुआ होगा? क्या उनको जेल में पकड़ा जाएगा या फिर कुछ बदलाव आएगा इस प्रोटेस्ट के बाद, कल जो होने वाला है? वो तो कल का दिन बताएगा कि कल क्या होगा। क्या रेजिग्नेशन देंगे एजुकेशन मिनिस्टर कि नहीं देंगे? आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन देगा? अगर उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ पेपर लीक हो रहे हैं, मैं एजुकेशन सिस्टम को संभाल नहीं पा रहा हूँ, अगर उनको अपने अंदर से अनुभूति होगी कि मैं एजुकेशन सिस्टम को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे मिनिस्टर होने का कोई बाटा नहीं। अगर उन्हें खुद अंदर से अगर थोड़ी सी भी अच्छाई बची होगी तो वो रेजिग्नेशन दे देंगे, लेकिन नहीं बची होगी तो वो तो अलग बात है। वैसे घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, घमंड रावण का भी नहीं टिका था। यानी कि इन जनरल बात करूँ तो बुराई का कितना भी बोलबाला क्यों ना हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है, अच्छाई की ही जीत होती है, ट्रुथ की ही जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो अंत में। और ये सच्चाई है कि बुराई कितनी भी, एक मुझे एक कहावत याद है, कहावत नहीं शायरी है, शायरी भी नहीं है, मतलब एक कोट है, कोटेशन है कि बुराई संग तो बुराई जंग अरे बुराई बुराई संग जो मेल रचाया, फिर कभी न छूटे उसका साया। बुराई संग तो मेल रचाया, फिर कभी न छूटे उसका साया। मतलब बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका साया उसको कभी नहीं छोड़ता। यानी कि कितनी भी उसके रूप क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका साया मतलब परछाई, उसके शैडो की वजह से हम उसकी रियलिटी पहचान लेंगे कि हाँ ये रियल है और बाकी डुप्लीकेट। होता है ना? ये जो डायलॉग है ये आप बताएंगे कि मैं ये डायलॉग किस मूवी का है, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि ये मैंने अभी बोला है ये किस मूवी का है, आपको पता है? तो इसके साथ मैं एंड करता हूँ। देखो मैं पढ़ाने के साथ थोड़ा कुछ कॉमेडी भी, कुछ कोटेशन भी बोल ही देता हूँ ताकि आपको एंटरटेनमेंट भी मिल पाए पढ़ने के साथ। अब कल क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, ठीक है? तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।